दोस्तों, नो योर कैंडिडेट्स चल रहा है और इस वक्त हम लोग जगह जगह जाकर उन खास लोकप्रिय कैंडिडेट्स जो आपके अपने लोकप्रिय कैंडिडेट्स हैं उनसे हम समझ रहे हैं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए उनके दिमाग में किस तरह की विजन है, कौन सी समस्याएं हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में हम आज मौजूद हैं, एक खास शख्स से आपसे मिलवाने जा रहे हैं, कस्या विधानसभा या कुशीनगर विधानसभा के विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी से, जो भाजपा से यहाँ पर विधायक हैं और इस बार भी प्रखर रूप से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके कार्यों पर, किए गए कार्यों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो रह गए हैं, जिन पर काम अगर इनको दोबारा मौका मिलता है तो करने वाले हैं। उसके अलावा और भी ढेर सारी बातें होंगी। तो स्वागत करिए रजनीकांत मणि त्रिपाठी विधायक जी का। स्वागत है सर। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामना। आपको भी सर, कुशीनगर की सारी जनता के तरफ से। तो सबसे पहले तो एक सवाल सभी जानना चाह रहे हैं और सबसे ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि आपके विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य अब चले गए हैं, सपा का दामन थाम लिए हैं, तो कैसा रहा? आखिर असंतुष्टि का कारण क्या रहा आपके नजरिए से समझना चाहेंगे? एक तो ये उनका निर्णय है और अभी जल्दीबाजी होगी उनके ऊपर कोई कमेंट करना। वो तो कर रहे हैं, वो तो जल्दीबाजी की चीजें नहीं देख रहे हैं। वो करते रहे, लेकिन हम लोगों को कोई भी कमेंट करने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। तो अभी समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से क्या लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा है मुश्किलें बढ़ी हैं? देखिए, भाजपा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज की तारीख में हम जहाँ थे वहाँ हैं और आज भी हम अच्छी सीटों के साथ नहीं। कहाँ है? बहुत सारी सीटों पर तो रिजिग्नेशन का दौर चला ही है। नहीं, जैसे अगर दल छोड़ देंगे तो पार्टी, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं ना, व्यक्ति के लिए तो काम करते नहीं। हमारी अपनी विचारधारा है और जो लोग कहीं व्यक्ति के लिए काम करते हैं या मन में कोई देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई लगाव नहीं होता है, ऐसे लोग इधर उधर जाते आते रहते हैं, उनकी बहुत हम लोग परवाह नहीं करते। तो लगातार कुछ हेट स्पीच भी निकले हैं खुद को नेवला प्रेजेंट करते हुए, और आप लोग देखिए, एक चीज़ है कि मैंने कहा ना कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उनकी वाणी है, लेकिन हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे उस पर भी हमको समय चाहिए। नहीं, ये मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका जैसे ये बातें कही जा रही हैं कि आप बहुत शालीन स्वभाव के हैं, वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। आप बहुत सर्टनली उसको डील कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को बात करेंगे। कितने अपने कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो दुनिया में कोई नहीं है और मेरी भी बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन जब सीमित साधन हो और सीमित साधन में काम करना हो और सबके लिए काम करना हो तो थोड़ी से चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो मन में रहती हैं वो नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कोई गांव, कोई क्षेत्र ऐसा न बचे जहां हम कोई न कोई काम ज़रूर करा दें और कहीं न कहीं लोगों के दिलों में वो चीज़ आ जाए कि विधायक जी ने ये काम कराया है। आपने देखा होगा अभी रोडवेज का एयरपोर्ट भी आपने देखा होगा, कितने दिनों से पड़ा हुआ था, लगता था कि यहाँ से कभी उड़ान नहीं होगी। लेकिन अच्छा, इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि इस समय लोग जानना चाह रहे हैं और ये कंपैरिजन भी लोग कर रहे थे और हमने भी अपने कंपैरिजन में साइड बाय साइड दिखाया था कि एक तरफ पडरौना विधानसभा में रोडवेज का जो बस स्टैंड रहा वो लगातार लेटर्स जारी स्वामी प्रसाद मौर्य करते रह गए और कुछ नहीं हुआ, और ये आप अल्पकाल में ही बहुत ही माइलस्टोन काम ये किए हुए थे। इसके लिए तो अप्रिशिएशन बनता है आपके लिए। देखिए, अब ये कैसे पॉसिबल? देखिए, उनका क्या प्रयास था ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले मंत्री हुआ करते थे, यही परिवहन विभाग के मंत्री थे। मेरी बातचीत हुई, वो मेरे बातचीत से सहमत हुए और कार्रवाई आगे बढ़ गई और रोडवेज जो है स्थापित हो गया। मैं इतना ही जानता हूँ, बाकी उन्होंने किससे बातचीत किया, कहाँ तक उनका पत्र पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कि लोगों तक रह गया, क्या है विषय, ये वो बताएंगे। उनसे कभी पूछिएगा कि आपने प्रयास किया तो क्यों नहीं बना। हाँ, तो फिर उसी मुद्दे पर हम आते हैं और असंतुष्टि जो बता रहे थे कि जहाँ कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कार्य नहीं हुए हैं, उस पर बता रहे थे आप, उसको कंटिन्यू। जैसे एक तो हमारा था कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए, वो मैं अभी भी उस प्रक्रिया में लगा हूँ, लेकिन एक तो बीच में 2 साल का कोविड काल ऐसा था कि हम बहुत प्रयास करके भी हम उस पर सफलता नहीं प्राप्त कर सके। दूसरा, हम तमाम जैसे विदेशी भाषाओं की एक शिक्षण केंद्र के रूप में इसको कुशीनगर को स्थापित करना चाहते थे।
उससे क्या लाभ? यहाँ फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। तो जैसे कुछ दिनों में कुशीनगर आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल मैंने दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे। तो जब हमारे जो यहाँ के छात्र होंगे वो डिफरेंट लैंग्वेज जानेंगे, विदेशी भाषाओं के जानकार होंगे, तो उनको कई व्यवसाय के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनको भी सुविधा होगी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। आज हमारे पास हिंदी अंग्रेजी के सिवा और कोई बोलने वाला दूसरी भाषा का जानकार यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये काम हम चाहते थे कि अगर विदेशी भाषाओं की भी शिक्षा यहाँ शुरू हो जाए, उसके लिए भी हमने क्रॉसवर्डनेस किया है। आगे के दिनों में काम करेंगे उस पर। तो और भी जो चीज़ें हैं, जैसे बुनियादी चीज़ें हैं, उस पर हम थोड़ा सा आपका ओवरव्यू जानना चाहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा के मामले में तो आपने देखा है कि हमने एक राजकीय विद्यालय यहाँ स्थापित कराया। और यहाँ कोई राजकीय विद्यालय नहीं था। और मेडिकल कॉलेज, यहाँ पढ़ाई भी होगी मेडिकल की और इलाज भी होगा। मेडिकल कॉलेज का काम चल ही रहा है, तो शिक्षा से जुड़ा वो भी विषय है। बाकी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई ऐसे हमारे मन में है, जैसे एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक MBA का कॉलेज, इस तरह का मैं चाहता हूँ कि आगे के दिनों में हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी उत्साह है लोगों के मन में। हाँ, आमतौर पर हमारे दर्शक हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि जो भी लोग बातें कह रहे हैं, हर साल चुनावी एजेंडा के रूप में पेश करते हैं कि हम कुछ मैनेजमेंट कॉलेज खोलने वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, लेकिन ग्राउंड स्तर पर एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी मैनेजमेंट कॉलेज नहीं। यहाँ तक कि अगर ग्रेजुएशन की बात कही जाए तो कुछ ही फैकल्टीज तक सीमित रहना पड़ता है, उनको चॉइस नहीं है। मेरा जो विषय था कि कृषि विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित करने का, उसके पीछे कारण भी यही था कि जब एक यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सब अपने आप अपने लाइन पे आ जाएंगी। फिर मेडिकल कॉलेज की जो चीज़ें हैं वो खुल जाएंगी, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर MBA, फिर टेक्निकल और तमाम प्रकार की शिक्षा, और फिर विदेशी भाषा, ये सारी चीज़ें हमको मिलने लगेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से हम काम करने के लगे भी रहते हैं बराबर। और फिर कुशीनगर का विकास कैसे हो, आप इसके पहले भी आते होंगे कुशीनगर में तो देखते होंगे। आज 2017 से लेकर और आज तक के बीच में आप देखिए कुशीनगर में, चाहे बुद्धा घाट हो, चाहे हिरणावती नदी हो, सब में एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, एक नई प्रकार की पहचान बनेगी कुशीनगर की। और इसका कारण यही है कि आज पर्यटक, विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप शाम को कुशीनगर निकल जाइए तो देसी पर्यटकों से ही पूरा कुशीनगर एकदम भरा हुआ है। कहीं भी जगह नहीं मिलेगी शाम को। आप बुद्धा घाट पे जाके देखिए, 4 से और 6 के बीच में भीड़ के पूरे सब यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, सब लोग आना जाना। तो कुशीनगर परिक्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो आसपास के जो कुशीनगर के ही क्षेत्र में आता है, विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे सड़कों की स्थिति पर क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ सड़क सही नहीं है। देखिए आज की तारीख में 1-2 सड़कों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो सड़कें भी हमारी प्रस्तावित हैं। लेकिन बाकी जहाँ भी आप जाएंगे, जैसे आप धुरिया की सड़क देखे होंगे, इसके पहले भी कुड़वा की सड़क आप देखेंगे। कुड़वा हमारा बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ज़्यादा उसमें टोले मजरे मिला के बहुत ज़्यादा संख्या है। आप कुड़वा में निकल जाइए, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कि पेंटेड नहीं हो गई, कोई सड़क ऐसी नहीं है। और जहाँ तक पेयजल की व्यवस्था, गांव-गांव में हम पेयजल लगाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पानी की टंकी भी दे रहे हैं। और जो तो वो सब पेयजल वगैरह तो ये सब सांकेतिक ही रह रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि जगह जगह पाइप निकाल दिया जा रहा है, उसमें कभी पानी नहीं आती है। देखिए जहाँ से भी सूचना, देखिए कोई भी चीज़ जब चलती है तो शुरू के दिनों में थोड़ा संचालन में उसकी कठिनाई होती है, कहीं लीकेज होता है, कहीं कोई चीज़ होता है। तो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, हम लोग तत्काल जाते हैं या वहाँ के अधिकारी से बातचीत करके वहाँ थोड़ा बहुत अगर पाइप कहीं लीकेज है या कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको फिर ठीक करा के। नहीं, सबसे बड़ा समस्या क्या आता है विधायक जी? सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है, गांव की सीरीज हम कर रहे थे, गांव की सरकार, उसमें बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर पेयजल के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, टंकी का भी बहुत पैसे खर्च करके टंकी वगैरह भी बने, लेकिन मेंटेनेंस की कमी से, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अलॉट किया गया, जैसे वो गांव के प्रधान जी को दे दिया जाता है, गांव के प्रधान जी उसको संचालित करते हैं। अब गांव के प्रधान जी लोग अगर रुचि नहीं लेते हैं, गांव के लोग शिकायत करते हैं, तो मैं सीधे प्रधान जी लोगों से बातचीत करता हूं और प्रशासनिक स्तर से जो सहायताएं मिलनी होती हैं, जैसे भी वो कम कर सकते हैं हम लोग करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे।
ठीक है, सरकारी योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाएं भी आई, लेकिन क्या लगता है कि कुशीनगर में ग्राउंड रूट पर वो योजनाएं ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाई हैं आपके नज़र में? देखिए, पहले जो सरकारी योजनाएं आती थी उसमें करप्शन होता था। बड़े नेता भी कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 1 आने या 4 आने के आसपास ही पहुंच पाते हैं क्षेत्र में। आज 16 आना दिल्ली से चलता है तो 16 आना गांव तक पहुंचता है। बीच में कहीं टोका टोकी नहीं है, पैसा खिंचता नहीं है। ये भाजपा शासनकाल में ही संभव था और आज हो भी रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर तो कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। और किसी के मन में भ्रष्टाचार होगा तो उसको हम नहीं चेक कर सकते। मन में आप कोई संकल्प किए हो बेईमानी करने का, वो विषय दूसरा होता है। लेकिन कहीं भी ग्राउंड पर चले जाएंगे तो आपको कहीं करप्शन नहीं। जब आपकी जो सरकार है वो कहती है 0 टॉलरेंस है, और ऐसे में भ्रष्टाचार हो रहा है और मन में शंका, जब जैसे मन की शंका, फिर मेरी बात को नहीं समझे। मैंने ये कहा कि आपने मन में संकल्प किया हो कि हम बेईमानी करेंगे, लेकिन वो धरातल तक लाने में आपको कठिनाई होगी, और जो लाते हैं वो जेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो और शिक्षा पर बात हो गई, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्या स्थिति देखते हैं कि कुशीनगर स्वास्थ्य में देखिए, इंसेफ्लाइटिस इतनी गंभीर बीमारी थी। मैं माननीय योगी जी को मैं इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लगातार इसके लिए प्रयासरत थे कि इंसेफ्लाइटिस यहाँ से वो कैसे बच्चों की जान बचे, और हम लोग सफल हैं। इस बार कहीं आपको इक्का दुक्का देखने को मिलेगा कि कोई इंसेफ्लाइटिस का मरीज़ है, अदरवाइज लगभग हम उस पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं। कोरोना के समय चल रहा था तो उस वक्त में ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह में ऑक्सीजन की कमी से लोग बता रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तत्कालीन होती हैं, उसको मैनेजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 10 दिन 5 दिन हम लोग को लगा उसको मैनेजमेंट में, और अचानक आप ही के घर में एक साथ 50 लोग बीमार पड़ जाएं। आपकी फैमिली छोटी फैमिली है, फिर भी अगर 50 लोग उसमें बीमार पड़ जाते तो उसको कोई थोड़ी सी कठिनाई आती है। लेकिन बहुत कम समय में 15 से 20 दिन में हम लोगों ने उस पर भी नियंत्रण पा लिया था। और अब तो हर जगह ऑक्सीजन प्लांट अपने ज़िले में ही लग गया है, वहाँ अपने हॉस्पिटल में लग गया है, यहाँ सपहा में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल का चेन कस्या विधानसभा क्षेत्र में है, वहाँ पर ठीक से कार्य हो रहा है? वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं? जितनी चीज़ें हैं जो चाहिए एक साधारण अस्पताल को, हाँ जैसे कुछ डॉक्टरों की कमी है तो मैंने बात भी किया था। तो हमको लगता है कि वो पूरे प्रदेश में उस तरह की समस्या है कि जहाँ हमको कोई मतलब विशेष प्रदेश सरकार नियुक्ति क्यों नहीं ले आकर? नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, अभी बहुत से डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, बहुत से डॉक्टर आए हैं। लेकिन पिछले साल से जो लगातार, जैसे अचानक हम जैसे 1000 की कमी है तो तत्काल हम 1000 नहीं भर पाएंगे, हम धीरे धीरे उसको भरेंगे, और हमने लगातार कोशिश करके भरा भी है। जैसे कस्या में ही 2-3 से डॉक्टर रहते थे, इस समय ज़्यादा डॉक्टर हैं, हर CSC PSC पे भी डॉक्टर गए हैं। और जहाँ कुछ विशेषज्ञ की है, जैसे कोई फिजिशियन, कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक्स या गायनिक का कोई स्पेशलिस्ट, ऐसे भी डॉक्टर्स हम फिर से जो चयन प्रक्रिया होगी आगे हम लेंगे उनको। आप गांव में विजिट करते होंगे, गांव के सर्वे करते होंगे और खुद लोगों से लोग अपनी समस्याएं बताते होंगे। प्रमुख ऐसी कौन सी समस्याएं दिखती हैं जिन पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है और जिस पर काम होना जरूरी है? देखिए, गांव की जो मूल समस्या होती है, जो हम घरौनी दे रहे हैं ना, अगर घरौनी हर गांव तक हम दे देंगे तो गांव की जो 99% जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। वो गांव का जो विशेष रूप से मैंने गांव में जहाँ भी देखा, जिस भी गांव में जाएंगे ना तो छोटे से प्लाट के लिए, नाद के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, ये छोटे छोटे विवाद रहते हैं। और जहाँ भी जाता हूँ मैं इन विवादों से घिरा पाता हूँ अपने को। तो मैं कोशिश जो हमने देखा कि अगर घरौनी जो हम बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है, अगर घरौनी हम बांट ले जाएंगे और लोगों तक हो जाएगा तो एक उनका डिमार्केशन हो जाता है प्रॉपर्टी की, तो ये सब छोटे छोटे विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। और गांव का भी काफ़ी विकास हुआ है। गांव में आजकल सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग खुशहाल रहते हैं। लेकिन ये जहाँ जाता हूँ ये छोटे छोटे विवाद आ जाते हैं कि हमारा कोई नापदान बंद कर दिया, कोई नाली बंद कर दिया। अच्छा, जब ये विवाद आते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ प्रशासनिक वर्ग लेने लगता है, और उस समय
जो कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासनिक वर्ग मजबूत हो गया है और जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए हैं। ये एक जैसे नहीं होता है कि बोलचाल की भाषा हो गई। कभी भी प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करता है, जनप्रतिनिधि अपना काम करता है, और दोनों का काम बटा हुआ है। हम आदेश नहीं कर सकते, हम फैसला नहीं सुना सकते। वो तो न्याय की कुर्सी पर तो वही बैठेगा ना, फैसला तो वही करेगा। लेकिन हम कहीं देखते हैं कि कहीं कोई गलत हो रहा है तो हम प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है, तो अभी और कुछ मुद्दे पर हम बात करेंगे, जैसे बिजली की समस्याएं और जो बुनियादी सुविधाएं और भी हैं। जैसे बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब कुनबा है उनको आवास भी नहीं मिला अभी तक। शहरी क्षेत्रों में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं रहा। तो ये फेल्योर क्यों रहा? देखिए, 2011 का जो सेक डाटा था वो सबको पता है। वो उसके आधार पर ग्रामीण आवास का वितरण हुआ, और उसमें जिन लोगों के पास जिन लोगों का नाम था उन सबको हमने आवास दे दिया। और पिछली सरकारों में क्या हुआ था कि तमाम लोगों का नाम आवास में था, आवास मिला, आवास नहीं बना। ये भी आपको जब आप गांव का सर्वे करेंगे, मैं भी देखता हूँ, मैं पूछा आपका, कहते हैं कि हमारे पास आवास नहीं है। तो हमने कहा, फिर सर्वे कराया, उनका आधार मंगाया, तो पता चला इनको ग्रामीण आवास मिला हुआ है। तो कई जगह तो ऐसी दिक्कतें आई। लेकिन आमतौर पर जब ग्रामीण आवास फिर से रीसर्वे होगा और जो लोग भी बचे होंगे, हम लोगों की योजना है कि 2022 तक मैक्सिमम काम हम लोग पूरा कर ले आवास से संबंधित। ये चुनाव के बाद हमको लगता है कि वो साइड भी खुल जाएगा और ग्रामीण आवास की अब दिक्कतें भी, जैसे आज शहर में कहीं भी दिक्कत नहीं है आवास की, नगर में, और जो इलाके ग्रामीण हैं वहाँ भी वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए विधायक जी का किस तरह से, किस दिशा में कार्य चल रहा है, खास तौर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पे केला जो देखिए, केले को लिया हमने। कल भी मैंने एक जगह देखा कि केले के रेशे से कुछ चटाई और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी लार्ज स्केल पर नहीं हो रहा है। लेकिन लार्ज स्केल पर वो काम किया जाएगा तो यहाँ एक अच्छा उद्योग स्थापित हो सकता है। उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किस देखिए, दो चीज़ें हम चाहते हैं। एक तो यहाँ हल्दी की खेती बहुत बढ़िया होती है, तो हल्दी को भी हम लोग जोड़ लें कर उसमें हल्दी के प्रोडक्ट। और हल्दी दुनिया में लगता है कि हल्दी से बढ़िया कोई औषधि नहीं है, और उस पर अगर काम होगा, मैं प्रयास भी करूंगा कुछ जो हल्दी की किसान खेती करते होंगे उनसे भी बातचीत करके, और छोटे छोटे जैसे 10 एकड़ का 20 एकड़ का प्लाटिंग करके, और उसको कमर्शियल तरीके से हम हल्दी की खेती करें या उसकी इंडस्ट्री स्थापित करें। उस दिशा में एक समय था कि जब दुधही के बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा हल्दी का खेती होता था, हाजीनगर से सटे हुए सब जगह होता था, लेकिन जो भी कारण रहा, हल्दी एक तरह से बाहर ही हो गया है। अब एक समय हल्दी का एक ब्रांड था कुशीनगर, और बाहर हो गया है। तो फिर उस दिशा में क्यों नहीं काम अभी तक हो पाता था? अब पिछली सरकारों के बारे में मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग जब से लगे हैं, अभी डीएम साहब से भी पिछले 2-3 महीने पहले मैंने बात किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि हम जाएंगे, और हम लोग भी चाहते हैं कि हल्दी की ब्रांडिंग हम लोग करें, और फिर हमको अवसर आप लोग देंगे तो ज़रूर हम हल्दी की ब्रांडिंग कराऊंगा, चिंता न करिए। तो हल्दी की ब्रांडिंग होगी। बाकी और भी जो कुशीनगर का स्ट्रेंथन है उसको बढ़ाने की दिशा में किस तरह से प्लानिंग है? योजनाएं जो भी आए वो तो सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन एक विधायक जी की योजनाएं किस तरह से हैं कि जैसे एक लीडर का जब भावना रहता है कुछ करने का, तो वो योजनाएं ही उतार लेता है बहुत अच्छे से, तो डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन एक आपका भी व्यू हम देखना चाहेंगे। आपका बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दिया। बेसिक शिक्षा तो आप भी चिंता कर रहे हैं कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, सड़कें हैं, यही सब मेन चीज़ है कि परिवहन है, आवागमन है, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चले। एक और जो हमारे मन में इच्छा है रेल लाइन से जोड़ने की, उस दिशा में भी हम लगे हुए हैं। और भगवान कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए तो काफ़ी समय से प्रयास चल रहे हैं, लोग खुशी से कर रहे हैं, और ये समय बीतता जाता है, जनता केवल सुनते रह जाती है। देखिए, एक समय हमको याद है अच्छी तरह कि जब माननीय मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री थे, वो इसी काम के लिए आ भी रहे थे, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गए और पहुंच नहीं पाए। तो उस दिन कोई ना कोई अच्छी घोषणा की शुरुआत हो गई होती तो आगे काम भी शुरू हो गया होता। लेकिन आगे के दिनों में हमारा प्रयास जारी रहेगा,
और वो समय दूर नहीं कि कुशीनगर रेल लाइन से जुड़ेगा। विपक्षों का कहना है कि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पे हम बात करें कुशीनगर में, तो कुशीनगर में इस दिशा में कोई कार्य नहीं है, महिलाएं अभी भी पिछड़ी हैं और आगे आ नहीं पा रही हैं। देखिए, गांव-गांव में घूम के हम लोग इसके लिए प्रेरित भी करते हैं समूह बनाने की, कि समूह बनाएंगी महिलाएं तो समूह बना के आत्मनिर्भर हो सकती हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ 2 विषय ज़रूर लेता हूँ, एक तो बेटी की शिक्षा के विषय ज़रूर लेता हूँ और महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की बात ज़रूर करता हूँ। और आत्मनिर्भर ही जो महिलाएं बनेंगी उसके लिए ये कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं वो ईमानदारी से काम करें। जैसे मैंने कहा कि एक स्वयं सहायता समूह की महिला मिल गई, एक एग्जीबिशन का मैंने कहा कि आपका ब्रांड क्यों न दिल्ली में जाके बिके। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हम 50 पैकेट के बजाय क्यों ना हमें 1000 पैकेट, जबकि हमारी सरकार आपको सहायता दे रही है, आपको सहायता आर्थिक सहायता भी दे रही है, आपकी ब्रांडिंग करने को भी तैयार है, लेकिन इस तरह का मन में अभी उत्साह नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हम सब लोग, हम भी आप भी, सब लोग मिलजुल के उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि आपका भविष्य। कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है कि ये महिला एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू की थी और आज इतना बड़ा कंपनी बड़े, हम कई शहरों में ये देखा, खुद प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करते हुए वो महिलाएं सामने आई हैं, लेकिन तो इस तरह कुशीनगर से क्यों नहीं देखने को मिलता? यही तो मैं अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता। और जागरूकता कोई एक आदमी नहीं करेगा, हर आदमी जिसके घर में महिलाएं इस तरह का काम कर रही हैं, जिस गांव में काम कर रही हैं, वहाँ के यूथ को, वहाँ के लोगों को चाहिए कि उनको प्रेरित करें, उनको उत्साहित करें। और बाकी जो सरकार से अनुदान मिलने वाला है या जो सहायता मिलने वाली है उसके हम लोग तो वो कहेंगे तो उनके साथ बैंक तक जहाँ भी चलने को कहेंगे, हम चल के उनकी मदद करेंगे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि गांव-गांव में छोटे छोटे ऐसे 10-20 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह खड़ा हो जाए, महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं। मेरा सवाल यही है कि जैसे योजनाएं सरकार तो लेकर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी कहें तो ये भी तो आपकी फेल्योर हो गई। नहीं, जैसे हम जानकारी देते हैं, सरकार भी जानकारी देती है, लेकिन एक होता है कि रुचि पैदा करना, रुचि जैसे इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपका स्कूल में एडमिशन करा दिया और आपके स्कूल भेजने लगे, आने लगे, और बहुत से लोग पढ़ के वहीं उसी इस विद्यालय से पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर हो जाते हैं। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो हाई स्कूल जाते जाते वो बैक हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो रुचि भी तो कुछ अपने तरफ से जो, तो उस रुचि को आइडेंटिफाई करना भी तो आपका काम हो जाता है कि हो सकता है उसको पढ़ने में रुचि ना हो, खेल में रुचि हो। ये तो कह रहे हैं। तो फिर वो हम लोग उस छोटे छोटे पैमाने पर उस चीज़ों को भी देखते रहते हैं कि ये आदमी, ये महिला क्या कर सकती है। हो सकता है ये बुनाई में आगे चल जाए, हो सकता है कढ़ाई में चले। अभी तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एग्जीबिशन लगा था, मैंने कहा कि आप लोग जो ये डलिया मुनिया बिनती हैं इसको भी, और हम इसको कुटीर उद्योग का दर्जा दे सकते हैं इसमें। ये अपना जो ढेका है, अपना जो खल मुसल है, इसका भी एक हम एग्जीबिशन लगा सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों को उसके तरफ भागना, उसमें विश्वास होना कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो सकती है। विधायक जी, खास तौर पर मेरा मानना है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। जहां हम जॉब लेने के बजाय जॉब देने के बारे में सोचें, इस दिशा में बीजेपी ने लेकर आया स्टार्टअप इंडिया प्लान और बहुत सारे इस तरह के लेकर आए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन उसका दिख पा रहा है? कुछ नहीं। देखिए, कुछ लोग तो हैं, मैंने देखा है कि बहुत से लोग आए इस लॉकडाउन में। मैंने मेरे गांव के अगल बगल भी मैं देख रहा हूँ, 2-4 वर्कशॉप खुल गया, 2-4 लकड़ी का शॉप खुल गया। वो भी चाहते तो आके नौकरी मांगते इधर उधर, लेकिन आज वो जो वर्कशॉप खोले हैं उससे उनको आप देखेंगे कि कम से कम 10 लोगों को नौकरी मिल गई, 10 लोगों को और भी रोज़गार मिल गया। तो छोटे छोटे भी काम करके हम 10-20 लोगों को रोज़गार परक बना सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया किस तरह से उतर पाया है, यही हम पूछना चाहते हैं। यही स्टार्टअप इंडिया है कि आप काम करेंगे, आपको जो सरकार ऋण दे सकती है, आपको ट्रेनिंग दे सकती है। जगह जगह इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, ट्रेनिंग लोग लेते हैं, ट्रेनिंग लोग अपना काम करते हैं। लेकिन सब लोगों का, जैसे हम चाहें कि पूरा समाज ही वही काम करे, तो ये भी संभव नहीं है। उसमें से ही कुछ लोग चयन होते हैं और कुछ लोग अपना काम भी करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को देख के ही आदमी प्रेरणा लेता है उससे। जैसे बगल में
मैंने देखा कि कुछ लोग गोपालन भी करते थे और उनको देख के बगल में 2-4 लोगों ने और गोपालन शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जाती है। नहीं, क्योंकि इसमें हमने देखा जो योजनाएं आई हैं, जैसे गो पर ट्रेडिशनली ये सब जो चीज़ें चल रही है, मछली पालन, गोपालन, इसमें काफ़ी अच्छा सरकार सब्सिडी भी देती है और बेनिफिट, लेकिन अवेयरनेस की कमी है और कहीं ना कहीं कि लोग नहीं ले पाते हैं, और जो गैप है उसको कैसे भरा जाए? 2 प्रकार के अवेयरनेस होता है, एक होता है कि देख के, एक होता है कि स्वतः हम किसी चीज़ के लिए जागरूक जब होते हैं ना, तो वो जल्दी उसका अच्छा परिणाम आता है। तो जो लोग स्वतः जागरूक होकर हमारे सामने आते हैं वो अच्छा करते भी हैं और अच्छा आगे जाते भी हैं। बाकी लोग देख के धीरे धीरे उसको समझते रहते हैं, करते रहते हैं। तो अभी लगातार इन सब बातों पर बात हुई है, लेकिन अभी फिर एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस काम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं अभी, जिसको इस बार अगर आपको फिर मौका मिले तो उस पर काम कराने वाले हैं, बाकी और विज़न वगैरह भी सब मेंशन करें। देखिए, एक तो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कुबेर स्थान को नगर पंचायत बनाने की। अच्छा, वो ऑफिशियल जितना वर्क होता है वो पूरा हो चुका है और वो नगर पंचायत बन जाएगी। दूसरी बात कि 5-6 ऐसी सड़कें हैं कि जैसे एक शिवपुर से कुबेर स्थान की जो सड़क है, फिर हमारी एक गोबरही से रगड़गंज वाली सड़क है, टिकुआ टायर से एक हतीमपुर से गोबरही वाली सड़क है, और ऐसे करके 4-5 सड़कें हैं जो प्रस्तावित हैं हमारी। और आगे के दिनों में, और आपने देखा ही कुड़वा वाली सड़क, धुरिया वाली सड़क, ये सब चौड़ी सड़क है। ये 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर की लंबी सड़क है जो लंबे समय जाता था तो गड्ढे में तब्दील रहती थी। तो मैंने उस पर काम शुरू कराया और आज वो सड़कें भी प्रस्तावित हो। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जो हरखा और जो सपहा वाली सड़क है वो भी लंबी सड़क इसी 17 के बाद ही बनी है। उसमें भी जगह जगह गड्ढे होते थे और आज फर्स्ट क्लास की वो सड़क चल रही है। विज़न तो बहुत है। फिर एक हम चाहते हैं कि एक और विश्वविद्यालय बन जाए भगवान बुद्ध के नाम पर कुशीनगर में। एक मन में इस प्रकार का भी हमारा विचार चल रहा है, जिससे एजुकेशनल हब बन जाए कुशीनगर। सिर्फ धार्मिक न रह के उसको शैक्षिक भी बना दिया जाए। तमाम में से देखे होंगे आप, जैसे काशी में अगर शैक्षिक धार्मिक है तो शैक्षिक भी है। बिल्कुल। तो उस तरह मैं चाहता हूँ कि कुशीनगर अगर धार्मिक भी है तो शैक्षिक दृष्टिकोण से भी उसका आगे विकास हो। बाकी आप गांव-गांव में बिजली विद्युतीकरण हो गया। नहीं तो हम लोग तो याद है कि जब सोते थे तब बिजली आती थी और जगते थे तो बिजली चली जाती थी। और पहले अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था हमारे घर के सामने का तो 15-15 दिन 1-1 महीने लगता था। आज जो है आप आज फ़ोन करिएगा हमको, अगर हमको लोग फ़ोन करते हैं तो मैं मुश्किल से 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम ट्रांसफार्मर भी चेंज करा देते हैं। अच्छा, एक सवाल हम जाते जाते पूछना चाहेंगे कि लगातार सवाल लोग जनता ये कहती है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक रहते हुए यहाँ पर लोगों की एक अपेक्षाएं उनसे होती थी कि जब भी आए उनकी बातों को सुने, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हमेशा इस बात से ताल्लुक़ रखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी जनसंपर्क लोगों से उस तरीके से रखें ही नहीं और शिकायत उनकी सुन नहीं पाए डायरेक्ट। बीच के मीडिएटर तो बहुत होते हैं लेकिन विधायक से सब मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में शिकायतों का निस्तारण के लिए आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस पर थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए, जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो महिलाएं हमसे कहती थी कि आप भी जीत के जाएंगे तो लखनऊ ही रहेंगे। जिसको ना सड़क चाहिए, ना पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके मन में एक ये विश्वास था कि जो नेता जीत के जाता है वो लखनऊ रहता है। तो मैंने इस चीज़ पर विराम लगाया और मैं पूरा प्रयास किया कि अगर लखनऊ में सदन चलता है तो लखनऊ रहूँगा, अगर सदन नहीं चलता है तो मैं अपने यहाँ आवास पर रहूँगा। और सारी सुविधाएं, हियरिंग की सारी सुविधाएं जितनी हो सकता है हमने यहाँ कंप्यूटर लगा रखा है, यहाँ स्टाफ बैठा रखा है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे आवास की जो चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें जितनी सरकार की योजनाओं की जानकारी और जो ऑनलाइन हो सकता है उसके लिए हमने यहाँ की स्टाफ बैठा को रखा है और वो 24 घंटा सेवा देने वाला है। ऐसा नहीं कि आप आएंगे और मैं नहीं मिला, कहीं क्षेत्र में हूँ और सवेरे प्रतिदिन अगर कुशीनगर में हूँ तो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हियरिंग करता हूँ
और 11 बजे के बाद क्षेत्र में निकलता हूँ। फिर लौटने के बाद जितने लोग आवास पे रहते हैं, 10 रहे, 20 रहे, 25 रहे, जब तक उनसे बात नहीं कर लेता हूँ तब तक सोने नहीं जाता हूँ। ये मेरे बातचीत करने का तरीका है और ये मेरा प्रतिदिन का है। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में 2 दिन चल दिया, 2 दिन गांव में चला गया, नहीं, उसके बाद फिर 2 दिन आराम कर लिया, 6 दिन के लिए लखनऊ चला गया, ऐसा नहीं। ये मेरा पूरे मतलब हमारे जीवन के दैनिक कार्यक्रम में ये शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी से, जो कि कुशीनगर विधानसभा से इस समय भाजपा की तरफ से विधायक हैं और इस बार भी प्रबल दावेदारी रख रहे हैं। अपने कार्य को स्पष्ट इन्होंने किया, विजन को स्पष्ट किया। बाकी और भी जब एक बार और नाम पर मुहर लग जाएगा तो हम फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनके विजन को और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि किस दिशा में ये आगे, अगर इस बार फिर मौका मिला तो किस दिशा में कार्य करने वाले हैं। कुशीनगर समाचार को ऐसा ही प्यार देते रहिए, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब हम नया अपडेट डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद।